चलो भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Now today we are going to see chapter 8, 9 and 13. तो सबसे पहले चैप्टर 7, 8 and 13. तुम्हारे नई टेक्स्ट में 7 है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस. नाउ इसमें से भी कई सारे आंसर्स आते हैं. 3 मार्क में डायग्रामेटिकल आंसर्स काफी ज्यादा है. तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, इसका आंसर लाई करता है डीएनए कॉपिंग में. नाउ व्हाट इज डीएनए? फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है. ठीक है. नाउ डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है? इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. अब जब बायोकेमिकल प्रोसेस कभी भी होता है तो दैट इज नॉट 100% रिलायबल, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में तो 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. वी हैव सीन दैट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स में आपको ज्यादातर सिमिलैरिटीज दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जनरली नहीं है, जबकि ऑर्गेनिज्म जो हायर लेवल के उनमें 2, एक मेल एक फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों के जो जीन कंटेंट है वो अलग रहेंगे, दोनों के जो डीएनए वो अलग रहेंगे. और जब वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेट होते हैं और जब उनका जाइगोट क्रिएट होता है तो 2 इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए बनता है और वो जाके एक ऑफस्प्रिंग में क्रिएट होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे 100% चांसेस है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन तो जरूर से आएगा, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं है. तो जो हमको सवाल पूछा, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, तो नो, आंसर इज नो, बिकॉज देयर विल बी एनी एरर और देयर विल बी एनी नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% एक्यूरेट. तो ये इसका सिंपल सा आंसर रहेगा. तो डीएनए जब कॉपी होता है तो 100% रिलायबल आंसर में नहीं रहेगा. अब वेरिएशन आएगा, ऑब्वियसली जब डीएनए कॉपी होगा तो वेरिएशन आएगा. तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन आता है तो क्या काम आता है, हमको क्या फायदा हो गया इसका? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज कि हम सब एकदम अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो रिकॉग्निशन जो है वो पूरा अलग हो जाता है. सेकेंडली वेरिएशन से कभी कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन फायदे ज्यादा होते हैं इसमें. हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर सडन टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जितने भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हो सारे के सारे मर नहीं जाएंगे. कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है दे विल स्टिल सर्वाइव, और वो जो सर्वाइव कर रहे हैं दैट मींस दे आर हैविंग द डीएनए ऑफ हैविंग हाई रेजिस्टेंस, हाई हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी. अब अल्टीमेटली जो बच गए तो उनका क्या होगा? वो अपनी जनरेशन जब आगे बढ़ाएंगे तो उनकी जो नई जनरेशन आएगी वो हीट सर्वाइवल की तरह होगी, और हीट सर्वाइवल यानी कि वो हीट आराम से झेल लेंगे, एंड अल्टीमेटली फिर ऐसी जनरेशन आएगी जो हीट को रेजिस्ट कर पाएगी. तो सर्वाइवल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है वेरिएशन. वेरिएशन होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल को ही यहाँ पे सपोर्ट करता है, नॉट द होल स्पीसीज. कि एक का वेरिएशन सबको लगता है ऐसा नहीं है, किसी किसी में ही ये पॉसिबिलिटी होने वाली है. तो ये 2 मार्क का ये आंसर था, 2 मार्क का एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए वाला आंसर था इसमें. अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 8-9 तरह के मोड्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे है. तो सबसे पहले यहाँ पे बडिंग की बात कर लेते हैं, तो आई मीन फिशन की बात कर लेते हैं. तो फिशन में 2 टाइप्स ऑफ वेराइटीज आते हैं. फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन. नाउ बाइनरी फिशन का एग्जांपल इज अमीबा. अमीबा में हमने देखा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट क्रिएट्स 2 कॉपीज एग्जैक्टली. उसको क्या बोलते हैं? डॉटर्स. डॉटर यानी यहाँ पे लड़कियां नहीं है, डॉटर यानी कि यहाँ पे 2 ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो बाइनरी नाम से ही पता चला 1 से 2 सेल यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं. तो इन दिस केस अमीबा एग्जांपल है. दूसरा है अमीबा का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है ना, वो किसी भी जगह से हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए ये चीज इसमें कहीं से भी होगा. व्हाट अबाउट लिशमेनिया? लिशमेनिया में एक पर्टिकुलर सेक्शन से ये डिवाइड होते हैं. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि बाइनरी फिशन में कहीं से भी हो, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर जगह से स्पॉट से डिवाइड होते हैं, किसी किसी में रेंडमली, जैसे अमीबा यहाँ पे एग्जांपल है. तो 2 इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, अमीबा का और लिशमेनिया का. ठीक है. सेकेंडली जैसे हमने प्लाज्मोडियम देखा, इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है. एक ही सेल बार बार डिवाइड होता है एंड मल्टीपल डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन. तो एक सेल में से कई सारे सेल्स जो है वो क्रिएट होते हैं. तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन ये फिशन का रूप है. 3 मार्क में डायग्राम के साथ आपको ये पूछ सकते हैं. बाई चांस अगर आपको सिर्फ बोलेंगे एक्सप्लेन फिशन तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है, बोलेंगे सिर्फ बाइनरी फिशन तो अमीबा और लिशमेनिया दोनों का करना है. बराबर है. तो 2 मार्क में अकेला फिशन या 3 मार्क में टोटल फिशन पूछ सकते हैं. उसके बाद आती है बात फ्रेगमेंटेशन की. फ्रेगमेंटेशन यानी कि पार्ट्स कर देना. पार्ट्स इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ पे स्पाइरो वगैरह एल्गे की बात करते हैं. तो व्हाट विल हैपन, दिस एल्गे फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ लाइक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर.
इट विल ग्रो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इट बिकम्स मैच्योर इट विल डिसइंटीग्रेट, वो खुद ही पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंडिविजुअल पार्ट्स रहेंगे वो इंडिविजुअल पार्ट बाद में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करेंगे। फिर वो जब ग्रो करेंगे तो वो बड़े होंगे, उनके पार्टिसिपेशन होंगे। दैट मीन्स के फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो रहा है। ये सॉरी एल्गे इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट इतना ज्यादा डेवलप नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी एक बात ध्यान में रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का सबसे पहला डायलॉग यही मानना चाहूंगा, रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन। ये याद रखना, अगर आपको ब्लैंक में पूछे रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं करते रिप्रोड्यूस होने के लिए। रीजनरेशन का मतलब है देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रीजनरेटिव सेल्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिजम्स डेवलप फुल्ली फ्रॉम इट्स ओन कटेड पार्ट्स, जैसे कि प्लेनेरिया की बात करें, एग्जांपल प्लेनेरिया अगर किसी वजह से कट हो जाता है 2-3 हिस्सों में, तो उन 2-3 हिस्सों में से वापस से नए नए प्लेनेरिया जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे उसमें से, तो वो प्लेनेरिया का कंसेप्ट है। लिजर्ड की बात करो तो लिजर्ड की जो टेल होती है उसमें ये रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं, तो वो लिजर्ड की पूंछड़ी वापस आएगी। अब एक बात समझ लो, अगर लिजर्ड टेल से कट हो जाती है तो टेल में से लिजर्ड क्रिएट नहीं होने वाली, लिजर्ड के बाकी पीछे जो टेल कट गई वहां से नई टेल जरूर से अराइज होगी। दैट मींस द रीजनरेटिव सेल लाइज इन द बैक पोर्शन, यानी कि बैक साइड ऑफ द लिजर्ड, इस तरह से। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में भी रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं। हाइड्रा वैसे तो बडिंग से डेवलप होता है, लेकिन हाइड्रा में भी रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। कहाँ पे? तो बॉडी के साइड पे, आपने देखा है वहां पे पहले बर्ड जैसा ग्रो करेगा, फिर बाद में वहां पे मल्टीपल टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं रीजनरेटिव सेल्स, वहां पे एक ही पर्टिकुलर साइड पे होते हैं, एंड देन बडिंग के प्रोसेस के थ्रू एक नया हाइड्रा जो है वो क्रिएट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स, बट ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलाई ऑन रीजनरेशन फॉर रिप्रोडक्शन। नए उत्पन्न होने के लिए प्लेनेरिया अपने आप को कटवाता नहीं रहेगा, या हाइड्रा अपने आप को कटवाता नहीं रहेगा, या लिजर्ड अपने आप को कटवाती नहीं रहेगी, ठीक है। तो याद रखना, रीजनरेशन इज जस्ट द मेथड। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ही इससे आते हैं और वो भी बाय चांस अपने आप को कटवा के नई अपनी प्रजाति बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन कम्स बडिंग। तो बडिंग में हमने एक तो यीस्ट वाला एग्जांपल देखा हुआ है, ब्रेड मोल्स वाला एग्जांपल है, आपने देखा है, ब्रेड मोल्स पे यीस्ट डेवलप हो जाता है, फंगस बोलते हैं ना, वो फूक जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होता है। देन हमने देखा ये वाला हाइड्रा वाला एग्जांपल। हाइड्रा का आपको ये डायग्राम करना पड़ता है, बडिंग का अगर पूछेंगे तो सिंपल एंड आउटग्रोथ, अ स्मॉल बर्ड इज डेवलप्ड एट द साइड ऑफ द हाइड्रा, इट विल ग्रो विद द रीजनरेटिव सेल्स। ये रीजनरेटिव सेल्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होंगे, एंड अल्टीमेटली यू कैन सी अ स्मॉल हाइड्रा इज डेवलप along the side besides the main hydra। पेरेंट जो हाइड्रा रहेगा उसके साइड पे डेवलप होगा ये, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो इट विल डिटैच इट्स बॉडी फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, यानी इंडिविजुअल डॉटर हाइड्रा की तरह ये डेवलप करेगा, फुल्ली मैच्योर करेगा। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप ये भी फिर वापस से ग्रो करेगा, इसके भी साइड पे बड डेवलप होगा, एंड दिस वे हाइड्राज आर क्रिएटिंग देयर कॉपीज। Vegetative propagation, very important this one. Vegetative propagation, sometimes normally we are seeing कि vegetation जो रहता है वो seeds के थ्रू grow करता है, but कभी कभी हमने जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, तो इनके बॉडी पार्ट से भी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। से फॉर एग्जांपल द प्लांट ग्रोज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द प्लांट ग्रोज थ्रू सीड्स बाय दिस मेथड। लीफ, स्टेम एंड रूट्स, इन तीनों पार्ट से अगर हम लोग ग्रो करें, जैसे पोटैटो की बात करें इट्स अ स्टेम ट्यूबर, अगर ब्राफिलम की बात करें इट्स अ लीफ के मार्जिन पे जो रहता है वहां से जो बड नीचे गिरता है नया प्लांट इसमें अराइज हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। द फ्रूट्स आर डेवलपिंग फास्टर एज कंपेयर टू फ्रॉम द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन फ्रॉम द सीड। इसमें कोई ज्यादातर डिसीज भी लगती नहीं है। जिन प्लांट्स ने पहले से सीड्स बेयरिंग कैपेसिटी खो दी है वो प्लांट भी इस मेथड से आराम से उग सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, बट मैंने आपको बताया था 2 मेथड का, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग के बारे में। लेयरिंग में कैसा होता है, जैसे कि एक प्लांट है, उसकी डंडी को अगर आप उखाड़ना नहीं है प्लांट को, उसकी अगर एलोंगेटेड जो स्टेम है उसको लेके अगर बाजू में ही आप जमीन में गाड़ देते हो, उसको वाटरिंग वगैरह करते हो, उसको नरिश करते हो, इट विल डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल उसी स्टेम में से। तो ये स्टेम से ग्रोथ हुआ, इसको बोलते हैं लेयरिंग। दूसरा मेथड है ग्राफ्टिंग। जो जितने हाइब्रिड कलर के फ्लावर्स हम लोग देखते हैं तो वो कैसे आते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड से ही आते हैं। एक पर्टिकुलर फ्लावर की डंडी को लिया फ्लावर वाला, उसको क्रॉस कट किया और दूसरे सेम स्पीसीज का
अब ऐसा नहीं हो सकता कि रोज का कट किया सनफ्लावर में उगा दिया तो कोई नया ही उगा, ऐसा नहीं होगा। रोज का रोज में ही होने वाला है, बट डिपेंड करता है उसका हाइब्रिडेशन टेक्निक पे। तो साइड से कट किया, बीच में उसको कॉटन से बांध दिया, उसको ग्रो करने देंगे, तो अल्टीमेटली एक नई स्पीसीज जो है वो क्रिएट होती है, दैट इज अंडर द ग्राफ्टिंग प्रोसेस। बाय चांस अगर पूछे कि विच आर द टू मेथड्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये आपको लिखना रह सकता है। इसके बारे में बताया था ऑलरेडी मैंने आपको। देन कम स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे डायग्राम आपको, अगेन ये डायग्राम भी आपको करना रहता है। स्पोर फॉर्मेशन का ये तुम्हारा पार्ट अगर देखोगे तो राइजोपस यीस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक डंडी है और उसके ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा। जो ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। अब जब ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर हमने देखा, ब्रेड को गीला कर दिया था, एक्टिविटी थी, ब्रेड को गीला कर दिया, फिर उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा, कुछ देर बाद देखेंगे तो उसमें ग्रीनिश या ब्लैकिश स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, देयर डेवलप्स दिस मोल्ड। ये मोल्ड डेवलप होते हैं वहां पे, और मोल्ड धीरे धीरे जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो मोल्ड्स बढ़ते जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? ये जो ऊपर के स्पोर्स हैं ये बर्स्ट होते हैं और इसमें स्पोर्स आजू बाजू की लेयर्स पे गिरेंगे, फिर वहां से वो ग्रो करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप का डेवलप होता है इस तरह से, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। सो दीज आर द सम मेथड्स। बडिंग हो गया, फिशन हो गया, यानी कि बडिंग, फिशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, ये सारी जो है वो मेथड्स है, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। नाउ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स इनकी बात आएगी यहाँ पे। तो प्लांट्स में जो प्लांट फ्लावर बियर करते हैं तो उनमें भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर यहाँ पे पहले तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? वैरायटी क्रिएट करने के लिए, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए, डिफरेंट स्पीसीज क्रिएट करने के लिए। ऐसा भी होता है, एक टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर में से एक टॉपिक निकाल दिया, वैसे तो स्पीशिएशन करके टॉपिक था वो निकाल दिया है। अदरवाइज उसमें ऐसा है कि एक प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज में से एक नई स्पीसीज इवॉल्व होती है, ऐसा आता है इसमें, तो वो टॉपिक ही निकाल दिया, लेकिन ठीक है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल बेनिफिट रहता है, वेरिएशन बेनिफिट रहता है, ये सारी चीज का काम आता है इसमें, ठीक है, डीएनए कॉपिंग वगैरह। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये फ्लावर का डायग्राम तुम्हारा फ्लावर है, तो इसमें आपको पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो वापस से देख लेते हैं। इसकी जो ग्रीन कलर की डंडी है इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। जो कलरफुल इसकी पत्तियां रहेगी उसको क्या बोलेंगे? पेटल्स। अब बीच में दो पार्ट्स इसके रहेंगे, सेंटर में जो पार्ट अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल। पिस्टिल या तो उसका दूसरा नाम क्या है? कार्पेल, ठीक है। और उसके साइड में अगर कोई डंडी है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमन, ठीक है। नाउ what is the function of sepal? Sepal is a green color containing chlorophyll which is helpful for the photosynthesis for the plant। यानी यहाँ पे जो प्लांट है खुद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नरिश करने के लिए खाना पीना भी तो चाहिए ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेपल। देन पेटल्स। पेटल्स का रोल क्या होता है यहाँ पे? इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, ताकि यहाँ पे आए इंसेक्ट बैठे एंड देन पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे स्टिक करवाने में मदद करे। वो पर्पसली नहीं करते, वो तो खाली नेक्टर सक करने आते हैं, लेकिन उनके पैरों पे क्योंकि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टिकी इन नेचर होता है, तो अपने आप वो चिपक जाएगा और इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे होता है, ठीक है। देन थर्ड कम्स बीज की जो डंडी की बात करें उसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्पल या तो पिस्टिल। अगर पिस्टिल या कार्पल में से कोई भी वर्ड है समझना, इसी की बात कर रहे हैं। इट कंटेन 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर का स्टिकी पोर्शन जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, देन लॉन्ग ट्यूब इसको पोलन ट्यूब यानी कि स्टाइल बोलते हैं, और अल्टीमेटली नीचे ओवरी जिसको बोलते हैं। ओवरी में मेन फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट कहाँ पे होते हैं? तो मेल गैमेट जो आजू बाजू की डंडियां हैं अगर है, तो मैं अगर बार बोल रहा हूँ क्योंकि 2 तरह के फ्लावर होते हैं, याद है? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, इसलिए मैं अगर बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, और दूसरा फिलामेंट जो डंडी होती है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, जब एंथर बर्स्ट आउट करते हैं तो उसमें से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन का कलर कौन सा होता है? येलो, ठीक है, जनरली येलो कलर का होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो कहां पे स्टिक करेंगे? कार्पेल या पिस्टिल के स्टिग्मा पे स्टिक करेंगे, और ये जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करते हैं तो एक प्रोसेस होता है यहाँ पे। कौन सा ट्रॉपिज्म होता है? कैमोट्रॉपिज्म, कल ही बताया था कैमोट्रॉपिज्म। जैसे ही लैंड करेंगे तो एक ट्यूब जो क्रिएट होती है, स्टाइल की जो ट्यूब क्रिएट होती है, वो कहां तक जाएगी? ओवरी तक जाएगी। This tube is the channel for conducting this pollen grains to the ovary।
तो वहां से सीधा पोलन ग्रेन नीचे ट्रैवल करेंगे एंड देयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन द फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल एंड द पोलन ग्रेन व्हिच इज अ मेल गैमेट। और दूसरी बात, यहाँ पे डबल टाइम फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, ये याद रखना, फ्लावर में 2 बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो एक सीड या तो फिर फ्लावर डेवलप यहाँ पे होता है। 2 चीजें दिमाग में रखना, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ये 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। ओवरी पूरा फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ये सीड किसके काम आएगा? तो नेक्स्ट जनरेशन के ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ये आपको पूछी जा सकती है आराम से, ठीक है। दिस वन इज फर्टिलाइजेशन, जो शॉर्ट में बताया वो यही है। जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन पूछेंगे तो ये डायग्राम करना है, फ्लावर पूछेंगे तो ये डायग्राम करना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर तो ये करना है आपको। इसमें पोलन ग्रेन ऊपर डेवलप होंगे, नीचे ये ट्यूब क्रिएट होगी, वहां पे डबल टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा एंड अल्टीमेटली अ न्यू सीड एंड अ न्यू फ्रूट विल बी डेवलपिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। अब इसमें आपको फ्लावर के टाइप्स हम लोग याद करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स ओनली एंड ओनली ईदर स्टेमेन और कार्पेल, यानी कि पिस्टल। मैं कार्पेल बोल रहा हूँ कि मुझे कार्पेल दिमाग में है, ठीक है। ईदर स्टेमेन और कार्पेल, ठीक है। एंड if it is bisexual flower, then it will contain both the parts, both the reproductive part, that is stamen as well as pistil both. Now what is stamen? Stamen is the male reproductive part of the flower, whereas pistil or carpel is the female reproductive. ये भी एक ऑब्जेक्टिव या ब्लैंक में आपको आ सकता है, ठीक है। Now एक और चीज, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। What is this my self fertilization? Yes, अगर कोई फ्लावर के ऊपर से यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है सेम फ्लावर पे ही लैंड कर रहे हैं, इफ द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस ऑन द सेम फ्लावर इटसेल्फ, उसी फ्लावर के स्टेमेन से उसी फ्लावर के पिस्टल पे लैंड करके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक से दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट पे ही जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो दोनों डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है एग्जाम में, यहाँ पे कहीं पे होने वाली है डेफिनेशन, तो वो देख लेने का। और दिस वन इज सीड। ये सीड के कुछ पार्ट्स है, इसको जैसे बीच में से अपन ओपन करें, जैसे चना ग्राम की बात कर लो, इसको ओपन करेंगे तो ये जो इसका मेन मसाला रहता है इसको बोलते हैं कॉटलीडॉन्स, कवरिंग इसको बोलते हैं। इसमें सारा स्टार्च वगैरह सब भरा होता है, ठीक है। अब जो नीचे का जो इसका पोर्शन रहेगा जहां से रूट डेवलप होगा इसको बोलते हैं रेडिकल, और जहां पे शूट डेवलप होगा उसको बोलते हैं प्यूम्यूल। ये 2 चीजें बराबर दिमाग में रखना, आपको ब्लैंक में अगेन पूछ सकते हैं व्हाट इज द फ्यूचर शूट नोन एज प्यूम्यूल, व्हाट इज द फ्यूचर रूट नोन एज, तो रेडिकल। ये फ्यूचर इसलिए क्योंकि ये तो अभी सीड है, इसमें से डेवलप होगा, इसलिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, अब सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग की जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसकी बात करने से पहले कि चेंजेस जरूरी क्यों है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन के लायक। चलो, now before starting reproduction in human being, first of all we must know what is puberty. Puberty क्या होता है? तो at an early age, after the birth of a child, male child or female child, after some years, this stage comes, जिसको adolescence period भी बोला जाता है, teenager period भी बोला जाता है, या puberty period भी बोला जाता है। तो in males and females कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं और कुछ चीजें जो है, कुछ चेंजेस जो है वो दोनों में इंडिविजुअल्स होते हैं। The first of all we'll talk about the common changes in both. तो हेयर डेवलप्स इन द अंडर आर्म्स और जेनिटल एरिया, पहला चेंज जो है उसमें। देन सेकंड यहाँ पे जो वॉइसेस में चेंज होता है तो वो एक इंडिविजुअल चेंज हो गया यहाँ पे, यानी कि तुम्हारा बॉयज में खास करके जो चेंज होता है वॉइस में तो हॉर्स टाइप थोड़ा हो जाता है, गर्ल्स में थोड़ा श्रिल टाइप का रह जाता है इसमें। देन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो मेल डेवलप्स ऑफ पीनस, समटाइम्स इट elongates, along with that skin becomes oily, ये तो दोनों में ही होता है, skin becomes oily, prone to develop pimples। कॉन्शियस अवेयरनेस एक क्रिएट होता है आपको अपने खुद की बॉडी के बारे में। गर्ल्स डेवलप्स अ मेमोरी ग्लैंड्स, निप्पल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ये सब गर्ल्स में कॉमन रहता है। ओकेजनली यहाँ पे जो है यानी कि मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है बॉयज में। इवन इन डे ड्रीम्स और नाइट पेनिस बिकम्स एनलार्ज और इरेक्टेड। ये कुछ कॉमन चेंजेस और कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल चेंजेस है। ये पुबर्टी की शॉर्ट नोट 3 मार्क के लायक है। एक्सप्लेन कॉमन एंड इंडिविजुअल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स इन पुबर्टी, तो ये भी पूछ सकते हैं। कॉमन चेंजेस पूछे 2 मार्क में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल चेंजेस पूछे तो भी अलग है 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 136 पे सेकंड पैराग्राफ जो है व्हाट आर द चेंजेस वाला है, वो वाला आपको दिमाग में रखना है, वो 2 पैराग्राफ है। देन
पुबर्टी से आते हैं डायरेक्टली अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही पुबर्टी अटेंड करते दैट डजंट मीन के बॉडी इज रेडी फॉर सेक्सुअल कोऑपुलेशन, जरूरी नहीं है। पहले बॉडी डेवलप होगी और उसके बाद धीरे धीरे जब सेंस पूरी तरह से दिमाग मैच्योर होगा उसके बाद जाके ये सारी चीजें जो है वो क्रिएट होती है। तो पहले बॉडी डेवलप होना शुरू होता है, दैट डजंट मीन दैट बॉडी इज रेडी फॉर सेक्स। बॉडी इज रेडी, जस्ट इट इज कन्वर्टिंग द बॉडी। वो बॉडी जो है धीरे धीरे अपने आप को उस स्टेज पे लेके जा रही है, मैच्योरिटी के लेवल पे लेके जा रही है, उसके बाद की वो तो बात है, ठीक है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बचपन से ही होती है, जैसे ही पैदा होते हैं उसी फर्स्ट थिंग विच रिकॉग्नाइज कि वो मेल है कि फीमेल है, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो पता चलता है ना कि मेल है कि फीमेल है, तो इससे ही पता चलने वाला है। तो सबसे पहले ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये डेवलप होनी जरूरी है। तो दोनों का अपना अपना अलग से यहाँ पे खेल है। तो लेट्स सी द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ मस्कुलर पाउच इन विच द टेस्टिस इज देयर। अब टेस्टिस कितने होते हैं, दो पैर में होता है, ठीक है। और टेस्टिस, दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है। स्पर्म इज द मेल गैमेट व्हाइल ओवम इज द फीमेल गैमेट। तो स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है। इसका पाथवे अगर देखेंगे तो स्पर्म इज अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्यूब, टेस्टिस से निकलेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, बट दिस आर जस्ट द सेल्स। ये एक सेल्स ही है यहाँ पे, इसको अभी तक लिक्विडिटी नहीं मिली है, वो मिलेगी आगे। कैसे, तो ये जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये एक जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, वहां से ट्रैवल करके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ये इसका ये जो स्पर्म सेल है वो दो ग्लैंड्स के साथ मर्ज अप होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये दो ग्लैंड से यहाँ पे मर्ज होंगे। ये क्या करते हैं, ये इनको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जरूरी प्रोटीन्स वगैरह ये सब जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन स्पर्म सेल को। एंड देयर इट गेट्स द न्यूट्रिशन एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लूइडिटी इसको बोलते हैं वो स्पर्म को यहाँ से मिलती है। एंड इट विल पास ऑन थ्रू द यूरेथ्रा और वी कैन सी द पीनस यहाँ पे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक ही पाथवे है जहां से यूरिन एंड जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे नहीं है। बट एक चीज दिमाग में रख लेना, व्हेन यू आर पासिंग यूरिन यू कांट प्रोड्यूस स्पर्म, एंड व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म यू कांट प्रोड्यूस यूरिन एट द सेम टाइम, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए जो पेनिस है वो इरेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज स्पर्म प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है? चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, डायग्राम देखते रहना यहाँ पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार मेन पार्ट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले ओपनिंग की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग या वजाइना इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक नैरो ओपनिंग रहता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। जो पीनस रहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉपुलेशन टाइम, जो टाइम रहता है तो उस टाइम पे पीनस जो है वो सिर्फ इसी लेवल तक एंटर कर सकता है, वजाइनल पोर्शन तक ही एंटर कर सकता है बस। अब यहाँ पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन इजैकुलेशन जिसको बोला जाता है, तो स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम पे जो स्पर्म होता है, क्योंकि स्पर्म का नेचर है मोटाइल, मोटाइल यानी स्पर्म कैन मूव, तो स्पर्म ये सर्विक्स से पास होंगे, यूट्रस से पास होंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह तक ये जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है अपना ओवम सेल, ठीक है। अब ये ओवम सेल आया कहां से, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ओवरीज हैं। ये ओवरीज एवरी मंथ एक एग सेल रिलीज करती है, कभी कभी दो, बट जनरली एक एग सेल रिलीज करती है, जो कहां पे ठहरता है, इस फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवम सेल के अंदर, यहाँ पे ओवम सेल यहाँ पे प्रोड्यूस रहता है। नाउ व्हेन द स्पर्म इज एंटरिंग फ्रॉम दिस पाथवे इट रीचेस द ओवम सेल। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल एक टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल के सारे ओवम पे जाके अटैच नहीं हो जाते, कोई भी एक या मैक्सिमम दो स्पर्म सेल होंगे जो यहाँ पे जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे और ओवम जो बिगेस्ट सेल है बॉडी का, वहां पे जाके वो फर्टिलाइज करेगा। अगेन सम पॉइंट्स टू बी क्लियर, हमेशा जरूरी नहीं है कि स्पर्म सेल अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वहां पे फर्टिलाइज होगा ही होगा, जाइगोट बनेगा ही बनेगा, नॉट नेसेसरी। सेकंड थिंग, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेल यहाँ पे मौजूद होगा। ओवम सेल अगर 30 डेज का एक मंथ की बात करें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक मंथ की बात करें, 28 टू 32 डेज की बात करें, तो इसमें इन 20 टू 32 डेज में सिर्फ एक या दो दिन ही ये ओवम सेल यहाँ पे मौजूद होगा, उसके बाद मौजूद नहीं होता है। ये ओवम सेल जो है यहाँ से रिलीज होके यहाँ यूट्रस पे आएगा और यूट्रस से फिर शेड अप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दो चीजें दिमाग में रख लो। पहला क्वेश्चन,
मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन हाउ मेनी डेज? 28 to 32 डेज। पहला, हाउ मेनी डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट, कितने दिन तक रह सकता है? 2 to 8 डेज। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, इसको मर्ज मत करना। कितने दिन तक रहता है? हाउ मेनी डेज इट लास्ट? 2 to 8 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स आफ्टर एवरी 20 to 32 डेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दूसरा नाम ओव्यूलेशन, ये भी याद रखना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दूसरा नाम है ओव्यूलेशन, ठीक है। नाउ तो ये तुम्हारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स का, ये पूरा पार्ट आपको समझाना है। अब इसमें अगर बाई चांस आपको बोले फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? फैलोपियन ट्यूब में या तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नाउ अगेन, अगर यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता ही रह रहा है यहाँ पे, तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो व्हाट अबाउट द ओवम सेल? ओवम सेल का क्या होगा? यहाँ ओवम सेल तो हर मंथ आने ही वाला है ऑब्वियसली, तो ओवम सेल का क्या होगा? ये ओवम सेल जो है वो अल्टीमेटली यहाँ यूट्रस तक आएगा और यहाँ पे जो ब्लड फिल्ड ऑलरेडी होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फीमेल बॉडी जो रहती है, इट इज केपेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलप कब होगा? जब ओवम फ्यूज होगा स्पर्म के साथ, जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट ट्रैवल करके यहाँ यूट्रस वॉल पे आएगा, इम्प्लांट होगा तब। तो इम्प्लांटेशन के लिए नेचर ने पहले से सुविधा दे के रखी है, यहाँ पे पूरी ब्लड लाइनिंग, जो यूट्रस की जो लाइनिंग्स है वो थिकन हो जाती है ब्लड से, न्यूट्रिशन से, हर जरूरी चीज जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सब यहाँ एवरी मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन एवरी मंथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने नहीं वाला है यहाँ पे, या पहले से होता भी नहीं है, वंस इन अ व्हाइल अगर है, तो यहाँ पे ओवम तो हर महीने डेवलप हो रहा है। तो इन दिस केस ओवम विल नॉट बी गेटिंग फर्टिलाइज्ड, तो ये यहाँ पे यूट्राइन वॉल जो है वो तो यहाँ पे हर महीने अपने आप को रेडी कर लेती है। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो ये ओवम इस ब्लड फिल्ड यूट्राइन वॉल जब शेड ऑफ होगी तो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बह जाएगी, तो वो ओवम उसमें निकल जाता है। तो एवरी मंथ ये प्रोसेस रिपीटेडली होती ही रहती है, अलग अलग गर्ल में अलग अलग टाइम पीरियड इसमें रहता है। क्लियर इस बात? तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भी बात हो गई, इसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझ लिया, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो भी क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। दूसरा एक वर्ड जो नया इसमें दिया नहीं है, जेस्टेशन पीरियड। 9 महीने लगते हैं ह्यूमंस में एक बेबी को फुल्ली डेवलप होने के लिए, इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो बाय चांस अगर एग्जाम में आए तो देख लेने का। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइजेशन, तो ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात की वो यही है इसमें। एंड लास्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब कई तरह की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रहता है कई तरह की बीमारियों को न्योता देता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी डिसीज हो सकती है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है। एड्स, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरल इन्फेक्टेड डिसीज है। इन सभी डिसीज में कुछ कुछ क्योरेबल है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस क्योरेबल है, लेकिन एड्स अगर हो जाता है तो वो क्योरेबल नहीं है। एड्स में होता कुछ नहीं है, इम्यून सिस्टम जो है वायरस खराब कर देता है, अल्टीमेटली इंसान मर जाता है अगर वो हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन में सर्वाइव नहीं करता। तो HIV में, आई मीन एड्स में इस तरह से होता है। तो कई तरह की डिसीज होती है, तो ये डिसीज ना करने के, इन डिसीज को क्या बोलते हैं? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दोनों पार्टनर में से किसी एक को भी अगर डिसीज है तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एंटर होती है ये वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई ऑफ STDs फ्रॉम वन पार्टनर, वन इन्फेक्टेड पार्टनर टू अनदर पार्टनर, अनदर हेल्दी पार्टनर। तो सबसे पहले तो डिसीज ये होनी नहीं चाहिए। अब डिसीज ना होने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 4 या 3 मार्क में इस आंसर को पूछते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के, क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सके, या क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें सेक्सुअल डिसीज जो है वो नहीं हो सके। तो कई सारी मेथड्स है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे अपने बैरियर्स की, जिसमें कॉन्डम्स है। अगर बॉयज यूज करते हैं या मेल्स यूज करते हैं तो कॉन्डम यूज करते हैं। दिस कॉन्डम्स आर वेरेबल ऑन द पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर गर्ल्स यूज कर रहे हैं, चलो, सो मैकेनिकल बैरियर जैसे कि कॉन्डम्स बाय मेल्स एंड डायफ्राम बाय फीमेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी वेरेबल। देन सम डिवाइसेस आर लाइक कॉपर टी। अब ये कॉपर टी जैसा रहता है, या लूप जो रहता है वो एक मेटालिक चीज होती है। तो ऑब्वियसली जब यूट्राइन वॉल में इसको इम्प्लांट अगर फीमेल्स करवाती है तो इसमें इरिटेशन वगैरह हो सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तीसरा सर्जिकल मेथड, वैसे तो लॉन्ग रन पे सेफ रहता है सर्जिकल मेथड। 2 सर्जिकल मेथड आती है, दोनों में ट्यूब को कट करके टाई कर देता है।
अगर मेल सर्जिकल मेथड करवाते हैं तो इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। वास्ट डिफरेंस जो पार्ट है अपना मेल रिप्रोडक्शन से उसको कट करके टाई कर देते हैं तो स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा। सेकंड, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं तो ओवम जो है वो प्रोड्यूस तो होगा लेकिन वो स्पर्म सेल जो है ओवम तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि वहां पे रास्ता ही ब्लॉक है। तो दो मेथड है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और दूसरा होता है केमिकल मेथड, यानी कि अपना पिल्स लेना। ओरल पिल्स आती है, कई तरह की दवाई आती है, बट अगेन जब दवाई लेंगे तो हार्मोनल इफेक्ट होता ही है इसमें, और जनरली दवाई जो है वो फीमेल्स को ही लेनी पड़ती है, बॉयज को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, नाउ प्लेसेंटा की अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट में रखा मैंने। प्लेसेंटा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे ही अगर यूट्रिन वॉल पे जो जाइगोट है फर्टिलाइज हुआ और यूट्रिन वॉल पे अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद जो 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, इस पीरियड में वो बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड या क्रिएटेड इन द यूट्रिन वॉल ऑफ द फीमेल बॉडी। इस चीज को बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या काम करता है? तो प्लेसेंटा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है विच अलाउज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जितनी भी जरूरी चीजें डेवलपमेंट के लिए है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एम्ब्रियो, जो बेबी डेवलप हो रहा है आप उसको एम्ब्रियो बोलेंगे या फीटस बोलेंगे। तो ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चीजों को ट्रैवल करवाने के लिए प्लेसेंटा काम लगता है इसमें। तो प्लेसेंटा का ये फंक्शन, उसमें डेफिनेशन आएगी तुम्हारी। ठीक है, नाउ दैट वाज द चैप्टर नंबर 7। Now chapter number 8 heredity and evolution, I mean heredity खाली, अब तो evolution तो निकल गया है, तो काफी छोटा चैप्टर हो गया। इसमें 3 मार्क का एक मेन आंसर तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन है, और बाकी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स है तो उसके बारे में करवाया उसने। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये डायग्राम आप लोग लिखते हो मटके वाले, ये डायग्राम में हमको पता चल रहा है कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बॉडी डिजाइन तो सेम है, बट अल्टीमेटली जब टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, यानी कि एक जनरेशन तो दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो माइनर से वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं। दीज वेरिएशंस आर वेरी माइनर, अल्टीमेटली ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, माइनर वेरिएशन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएशन का ये इंपॉर्टेंस है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन अ कैरेक्टर्स इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन्स ट्रैवल करते हैं, जो जीन्स प्रोड्यूस करके एक दूसरे को दिए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन हेरिडिटी। नाउ हेरिडिटी, हेरिडिटोरियल फैक्टर्स इसको जहाँ बोलते हैं ऐसा, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं। वी आर नोइंग दैट हम हमारे पेरेंट्स के काफी सिमिलर जैसे दिखते हैं, कई सारी जो उनकी आंखें होती है, बाल टेक्सचर होते हैं, जो फेस स्ट्रक्चर होता है, वो सब हमको हमारे पेरेंट्स जैसा जनरली दिखाई देता है। अब यहाँ पे उसमें से एक फैक्टर की बात की है, ईयर लोब्स की बात की है। ईयर लोब्स के 2 ही तरह के फैक्टर होते हैं, या तो ईयर लोब्स डिटैच होते हैं या तो ईयर लोब्स अटैच्ड होते हैं। तो इसमें ज्यादातर लोगों से जब एक्सपेरिमेंट या सर्वे किया गया तो उनके ईयर लोब्स जो है वो डिटैच वाले ज्यादा देखे गए। तो यहाँ पे 2 तरह के ट्रेट्स या तो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक जिसको ज्यादा दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और एक जो कम दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो ज्यादातर अब्लिश हो चुका होता है, और रेसेसिव होता है जो कम होता है या कम दिखाई देता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ईयर लोब जो फ्री वाला ईयर लोब है उसको डोमिनेंट बोला जाएगा। अब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर ट्राइड, तो रूल्स ऑफ सेग्रीगेशन, रूल्स ऑफ इनहेरिटेड, इंडिविजुअल असॉर्टमेंट, ऐसे करके मेंडल भाई साहब ने 3 रूल्स दिए थे हमको, बट ये फिलहाल रूल्स का इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो ग्रेगर योहान मेंडल जो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम, इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था, वो 2 कैरेक्टरिस्टिक ली गई थी, एक प्लांट टॉल और दूसरा प्लांट डार्क। और टॉल प्लांट को कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल टी, और ड्वार्फ को कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी। हमको एक बॉक्स बनाना रहता है जिसमें प्योर ब्रीड टॉल प्लांट अगर है तो कैपिटल लिखेंगे, और अगर प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट है यानी कि छोटा प्लांट है तो उसको लिखेंगे स्मॉल टी। जब इसका हाइब्रिड करेंगे तो पहली जनरेशन जो रहेगी सब में कैसे प्लांट आने वाले हैं? टॉल। सब में कैसे आएंगे? टॉल। क्यों टॉल आ रहा है? क्योंकि ये दोनों जीन जब मिलते हैं तो उसमें से एक अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट की ही कैरेक्टरिस्टिक आने वाली है, ये इस फिक्स है। अब जब मेंडल ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, ये है F1 जनरेशन। व्हाट इज F स्टैंड्स फॉर? फीलियल जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये कौन थे?
कैपिटल डी क्रॉस स्मॉल डी, ये हुआ पेरेंट जनरेशन। इसको पेरेंट जनरेशन बोलेंगे, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे। अब जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन की दो प्लांट को हम लोग जब हाइब्रिड करवाते हैं यानी क्रॉस करवाते हैं, अब हमको रिजल्ट कुछ अलग दिखाई देंगे। कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। You will notice that these three of them are tall plants, whereas this one is a dwarf plant. तो phenotypically रेशियो क्या आने वाला है? 3:1, where 3 plants are elongated यानी कि tall one and one is dwarf one. What about genotypic ratio? जीनोटाइपिक रेशियो में एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड है और एक जो है वो ड्वार्फ है यानी कि शॉर्ट है। तो अगर आपको रेशियो पूछे तो ये आपको रेशियो पूछ सकते हैं। तो भाई ने तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक ली, टॉल वाली और ड्वार्फ वाली। ऐसे कलर की भी ले सकते हैं, व्हाइट कलर, येलो कलर फ्लावर, या जो भी सीड्स ले सकते हैं कि व्रिंकल सीड्स या तो जो भी सीड्स है मतलब वो राउंड सीड्स, इस तरह से वो लिया था उसने। तो ऐसी 7 तरह की ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक डिड मेंडल रिकॉग्नाइज इन द पी प्लांट। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक, 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक उसने देखी थी और उसका हाइब्रिडेशन टेक्निक कर करके बहुत सारी वेरायटी उसने क्रिएट की थी और उससे वो मतलब एक रिजल्ट लेके आया था। तो दैट वाज मोनो हाइब्रिड। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें 4/4 का रेशियो रहता है, 4/4 का रेशियो रहता है, जिसमें अगर राउंड सीड्स विथ येलो कलर एंड व्रिंकल सीड्स विथ ग्रीन कलर, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो पहली जनरेशन रहेगी तुम्हारी RRYY क्रॉस RRYY इस तरह से रहेगा, ये तुम्हारी पेरेंट जनरेशन थी। तो इसमें हमने वो डायरेक्ट ड्यूअल सेकंड जनरेशन की बात करनी पड़ती है। जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन देखेंगे ना तो जैसे उसमें जैसे सारे के सारे टॉल थे, इसमें भी ये डोमिनेंट था ना, तो इसमें RRYY ऐसा आएगा। हर एक जनरेशन जितने भी पहली जनरेशन आएगी वो सभी कैसे होंगे? सभी के सभी राउंड होंगे, सभी के सभी येलो होंगे पहली। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक छुप गई है। फिर क्या होगा? ऐसी जितनी भी वैरायटी ली 2 प्लांट लेंगे उसमें से, फिर इसका क्रॉस कराएंगे RRYY, फिर यहाँ पे जैसे रखा हुआ है RRY स्मॉल कैपिटल स्मॉल इस तरह से उसका हाइब्रिड करवाएंगे। ये हाइब्रिड करेंगे, पूरा आपको बताया था वो चीज, अभी अपने डिस्कस नहीं कर रहे उसको। पूरा हाइब्रिड करने के बाद अगर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक में 9 वैरायटी ऐसी होगी इन 16 में से, 9 टाइप की वैरायटी ऐसी होगी जो राउंड एंड येलो होगी, 3 वैरायटी ऐसी होगी जो राउंड एंड ग्रीन होगी, 3 वैरायटी होगी जो व्रिंकल्ड एंड येलो होगी और एक ही वैरायटी ऐसी होगी जो व्रिंकल भी है और जो ग्रीन भी है। इस तरह से तो ये हो गया तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो। वेयर जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो इसको पूरा करने के बाद पता चलेगा ये 1, ये 2, ये 2:1, फिर ये 4, फिर ये 3 वाला यानी कि 2:1, फिर ये 2 और ये 1, 1:2:1:4:2:1:2:1 ये तुम्हारा हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। यार तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जनरली ये पूछते हैं, ये पूछते नहीं है, पर अगर तुम्हारा नसीब खराब है तो ये पूछ सकते हैं। यार तो इसको लिखवाया था मैंने, आप लोगों को टेक्स्ट में लिखा ही होगा वैसे तो, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो मेंडल भाई का ये सब काम उसने किया था। ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं? तो डीएनए के थ्रू होते हैं। तो होता क्या है? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या होगा? जीन। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हम में होते हैं वो सारे कौन रिकॉग्नाइज करवाता है या कौन प्रोड्यूस करवाता है? जीन। अब जीन का काम क्या होता है? जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनवाता है। किसके पास बनवाता है? राइबोसोम के पास। सेल का जो ऑर्गेनल है राइबोसोम, उसके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। जैसे अगर आंखों का कलर ब्राउन है तो ये जीन जो है वो एक प्रोटीन बनवाएगा जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ब्राउन कलर का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी आंखों का कलर ब्राउन हो जाएगा। इस तरह से तो ऐसे टेक्सचर हो गया, स्किन टोन हो गया, हाइट हो गया, ये हो गया, सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? जीन के ऊपर।
वो जीन किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम, डीएनए के ऊपर। डीएनए कहां से आता है? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहां से है? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर है तो वो दोनों इंडिविजुअल से आएगा, और अगर सेक्सुअल एसेक्सुअल है तो एक ही इंडिविजुअल से सारे के सारे पास ऑन होते हैं। आपने अगर बैक्टीरिया देखे होंगे तो सारे बैक्टीरिया एक ही जैसे दिखते हैं, उनमें ज्यादा कोई वेरिएशन दिखाई देगा नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि एक ही प्रजाति से वो आए हैं। जबकि अगर मेल फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो दो अलग अलग तरह के वेरिएशन यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसकी वजह से एग्जैक्टली मदर या फादर जैसा कोई डिट्टो कॉपी बच्चा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एकदम प्योर ब्रीड बोलते हैं ना, प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ, इसको बोलते हैं होमोजाइगस जीन्स, और जीन्स का दूसरा नाम है अलील, ट्रेड। ठीक है, ये भी याद रखना, बाई चांस पूछे तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। जबकि ये क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि हेट्रोजाइगस। ये दोनों चीज याद रखना। ये सब टेक्स्ट बुक में वर्ड दिए नहीं है, बट एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया ही था। Now the most important topic, sex determination। तो सिंपल है, सेक्स डिटर्मिनेशन में वी आर नोइंग, अब ये चीज ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी, सोमेटिक सेल्स कितने होते हैं? सोमेटिक सेल्स या सोमेटिक क्रोमोसोम 23 पेयर रहते हैं। इसकी दो वैरायटी है, एक को बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो कितने होते हैं? 22 पेयर, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कितना होता है? 1 पेयर इसमें रहता है। अब ये 22 पेयर तो मेल एंड फीमेल में सेम, लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल में कुछ रहेगा XY और फीमेल में रहेगा XX। ठीक है। अब ये XY का मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बट इसमें ऐसा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y? X chromosome is a complete chromosome, whereas Y1 is shorter than this one. Shorter या half बोल सकते हैं इसको। अगर X ऐसा है ना तो Y ऐसा है। ठीक है, हाफ ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा। बराबर है? दो इसके डबल हेलिकल स्ट्रैंड नहीं होते हैं। बाई चांस आपको डीएनए का डिस्कवरर पूछ ले, हु इन्वेंटेड डीएनए, तो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, ये लिख लेना टेक्स्ट में, काम आएगा कभी, कि डीएनए किसने इन्वेंट किया था, तो 1953 में, रिसेंटली ऐसा बोल सकते हैं, आजादी के बाद की बात है ये तो उससे पहले जैसे किसी को पता ही नहीं था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का खोज किया था कि डीएनए ये कोई चीज होती है। तो बेसिकली मेल्स में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX। और अगर इसका आपने क्रॉस ब्रीड करवाएं, ये अगर मेल अलील से है और ये फीमेल, ये फीमेल है और अगर ये मेल अलील है, तो क्या होगा इसमें? XX, XX, XY, XY, यानी 50% चांसेस किसके हैं? मेल के, और 50% चांसेस किसके हैं? फीमेल के हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द मेल और फीमेल चाइल्ड? फादर। फादर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फादर से ही तो वाई क्रोमोसोम आता है ना। अगर, दो सवाल, इफ X chromosome is received during fertilization from father, the child will be girl, और अगर Y chromosome डेवलप होता है तो बॉय। तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? तो वो फादर होता है, क्योंकि फादर में से Y क्रोमोसोम जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल जरूर से आता है इसमें। Clear this one? तो sex determination is the only short note of 3 marks from this chapter. Otherwise monohybrid cross and dihybrid cross के ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। बहुत तो ये डॉग फर वाला एक आंसर था, याद हो तो, ब्लैक एंड व्हाइट फर वाला, जिसमें ब्लैक वाला डोमिनेंट है आई थिंक, तो वो वाला इस टाइप से पूछ सकते हैं। डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन सेकंड फिलियल जनरेशन तक ही जाना है। जनरली आपको सेकंड फिलियल जनरेशन का ही पूछा जाता है। क्लियर दिस वन? अब आ जाओ सीधा एनवायरमेंट पे। तो भाई इस चैप्टर से बहुत कुछ ज्यादा खास है नहीं। अगर बात करें तो इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स की, एनवायरमेंट वेस्ट की, ओजोन लेयर की, ये सब इसमें शॉर्ट नोट है। लेकिन इसमें से लास्ट क्वेश्चन में 4 मार्क का एक पैदा हो चुका है, 4 मार्क का एक आता है इसमें से। तुम्हारा जो नई पेपर पैटर्न है उसमें 4 मार्क का एक ओजोन लेयर या ऐसा कुछ भी आ जाता है इसमें से। फूड चेन, फूड वेब, ये सारे टॉपिक्स है इसमें। तो सबसे पहले तो हमारे वेस्ट किन तरह के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल? the waste which can be decomposed by the action of microorganism are called biodegradable waste। जैसे कि plants waste, animal waste, पेपर, ये सब जो हो गया वो क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल। जिसके ऊपर माइक्रोब्स एक्शन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, वो हो गया बायोडिग्रेडेबल। ठीक है,
नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलेंगे? जो माइक्रोब से भी डिकम्पोज नहीं होंगे, द मटेरियल और द कंपोनेंट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे क्रिएट पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर बाय स्टेइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कौन कौन एग्जांपल? प्लास्टिक है, केमिकल्स है, मेटल्स है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस के तौर पे आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा, तो डिफरेंस आपको लिखना रहेगा। चलो सेकेंडली, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? स्मेल। वेरी गुड, स्मेल उसमें से काफी ज्यादा आती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल जब ऑब्वियस स्मेल आएगी, जब डीकंपोज हो रहा है ना, तो उसके सारे मटेरियल बॉडी से बाहर आ रहे हैं, डीकंपोज हो रहे हैं, तो स्मेल उसमें ज्यादा आती है। बट यही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब डीकंपोज होते हैं तो बाद में किस काम में आते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद बनती है उसमें से। ठीक है, तो ये भी एक काफी प्लस पॉइंट है। व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? वो एनवायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। प्लास्टिक जैसे मटेरियल डिग्रेड होते नहीं है, तो ये लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। अगर एक्वेटिक में यानी कि रहे, पानी में अगर रहे, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स को तकलीफ होगी। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर देयर, पेस्टिसाइड्स है, ये सारी चीजें एनवायरमेंट में घूमती रहेगी, अल्टीमेटली ये चीजें हार्म करती है बॉडी को। ठीक है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम कितने, क्या होता है इकोसिस्टम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह की चीजें होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक आर द लिविंग सब्सटेंस, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब बायोटिक में आता है। एबायोटिक एंड टेम्परेचर, विंड, वाटर, सॉइल, ये सब जो है वो एबायोटिक में आता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए बायोटिक एंड एबायोटिक। क्लियर? नाउ आगे, अब इसमें ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कौन से लेवल पे आते हैं? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं वो। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स कहा जाता है इनको। जितनी भी सनलाइट प्रोड्यूस होती है, जितनी भी सनलाइट आती है अर्थ पे, उसमें से 1% ये ग्रीन प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए लायक है। ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। देन कम्स द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जो इनको कंज्यूम करते हैं और किसी और को दूसरे कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर, सारे मेजॉरिटी नंबर्स आर देयर ऑफ प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, पहला, यानी ट्रॉपिक लेवल हो गया सेकंड और प्राइमरी कंज्यूमर हो गया फर्स्ट। इस तरह से कंज्यूमर में पहले वो कौन है? हर्बीवरस। देखो वो है ना, भवरा है, कुछ नहीं करेगा। चला जाएगा। चलो नाउ क्या बोल रहे थे? हाँ, तो प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हर्बीवरस बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कार्निवरस बोलेंगे, और टर्शियरी कंज्यूमर जो हायर लेवल कार्निवरस जो इसको बोलते हैं वो है। उसके बाद डीकंपोजर को अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो। बेसिकली फूड चेन जो होती है 4 लेवल की ही होती है, बहुत ज्यादा होती नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? Whenever the plant are preparing the food from themselves, 100% एनर्जी अगर एज्यूम करें कि प्लांट में 100% एनर्जी है, तो नेक्स्ट लेवल तक जाके कितनी मिलेगी उसको? नेक्स्ट लेवल को जस्ट 10%, क्योंकि 90% तो उसकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज अप होगी। वो प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप होगा, उसकी खुद की नीड्स होती है, तो जस्ट 10% नेक्स्ट लेवल को मिलती है। यानी सपोज अगर 1000 जूल्स प्लांट बना रहा है, तो नेक्स्ट लेवल में कितना जाएगा? 100। उसके नेक्स्ट लेवल में कितना जाएगा? 10। उसके नेक्स्ट लेवल में कितना जाएगा? 1। और उसके बाद तो कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं, 0.1%, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली इसीलिए फूड चेन जो होती है 3 या 4 लेयर की ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे। तो फूड चेन का ये स्ट्रक्चर है। टॉपिक लेवल पूछेंगे 3 से 4 होते हैं, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, बस उससे ज्यादा होता नहीं है यहाँ पे। तो फूड चेन इसको बोला था, वो डायग्राम आपको करना रहेगा अगर फूड चेन आता है तो। यहाँ पे ट्रायंगुलर जो डायग्राम है वो, ठीक है। अब कई तरह की फूड चेन्स होती है, कई तरह की इकोसिस्टम्स होती है, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग इकोसिस्टम होती है। जैसे वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, ग्रासलैंड की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं एक से दूसरे को खाते हुए, इस तरह से। तो एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने हैं। नाउ व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब कब क्रिएट होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा खाने वाले लोग हो, उस प्राइमरी कंज्यूमर को एक से ज्यादा खाने वाले लोग हो। जैसे कि ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस को तो सारे हर्बिवोरस चबाने ही वाले, ठीक है। अब ये सारे हर्बिवोरस को ऐसा थोड़ी है कि लायन का फेवरेट डियर है तो खाली डियर ही खाएगा, अगर सामने उसके पास वो काऊ पड़ी है तो उसको नहीं खाएगा, ऐसा तो है नहीं उसका। तो अगेन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जब ये मल्टीपल ऑप्शंस है, अब शेर को तो कोई खाने नहीं वाला, शेर को कौन खाएगा? दो चीजें, या तो मरेगा तो वल्चर वगैरह खा सकता है,
या तो माइक्रोब्स उसको चबा सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। बट ऐसे बड़े जानवर जो होते हैं उनको या तो अपने आप मरेंगे, उनका कोई शिकार जनरली करेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो झगड़े में नहीं मर जाते हैं, बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है। एंड दिस वन ओजोन, सबसे बड़ा ओजोन का फॉर्मूला O3 कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होता है। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है। ओजोन बनता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल O2 जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो ब्रेक डाउन होते हैं। किस वजह से? यूवी रेडिएशन से ही। इसी यूवी रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन जब इनको ही मिलाती है, पहले O2 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 हर जगह O2, देन O2 कुछ कोई O2 के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुए, ये O2 के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हुए, तो O2 से क्या बन गया? O3। इक्वेशन बनेगा O2 प्लस O इन प्रेजेंस ऑफ UV इट विल गिव O3, ये होगा। और पहला इक्वेशन इसका क्या होगा? O2 डिसइंटीग्रेट टू O प्लस O। दोनों ही केस में UV को आपको एरो के ऊपर लिखना आएगा। तोड़ता भी O2 को UV है और जोड़ता भी O2 को O के साथ UV ही है, और UV ही है जिसको ओजोन डिस्ट्रॉय भी करता है, यानी कि उसको रोकता भी है। तो UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल। इसका इफेक्ट्स क्या क्या है? तो स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट इन आई हो सकता है, इम्यून सिस्टम डैमेज होती है, प्लांट और एनिमल्स को डैमेज होता है, कई तरह की चीजें हैं जो यूवी डैमेज करता है। अब यूवी जो है वो ना आएगा, उसको कौन रोकेगा? ओजोन रोकेगा। अब ये ओजोन तो अच्छा हुआ अपने लिए, वैसे तो पॉइजन है, लेकिन ऊपर है ना, इससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए धरती से ही लोग भेज रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या भेज रहे हैं? CFC, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस कहाँ होते हैं? तो AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब में ये गैसेज होते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं तो ये जो गैसेज ऊपर तक जाते हैं, क्लोरीन बेसिकली जो है वो ऊपर तक ट्रैवल करता है और इस ओजोन लेयर को वापस से तोड़ेगा। O3 को तोड़ के वापस से ऑक्सीजन और अकेला नेसेंट ऑक्सीजन में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि O3 जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यूवी रेज धरती तक पहुंचती है और बहुत सारी चीजें जो है वो अफेक्ट यहाँ पे होती है। मैनेजिंग द गार्बेज, हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो कई तरह की चीजें रहती है, जैसे उसको डंप कर सकते हैं, अपने जमीन में गाड़ सकते हैं, उसे कंपोस्ट बना सकते हैं। दूसरा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया या मेटल्स हो गया, इन सबको रिसाइकल किया जा सकता है। और तीसरा यहाँ पे इंसिनरेशन, यानी कि उसको जलाया जा सकता है। जला के एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन ये सारी चीजें जल के खाक हो जाएगी, तो वो भी एक तरह का बाकी का जो टॉक्सिक होगा वो क्रिएट होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये कॉर्नर क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज अवर वेस्ट, इस तरह से। तो ये तुम्हारा 3-4 आंसर। रिसाइकल हो सकता है, देन यहाँ पे डंपिंग करके कंपोस्ट बनाया जा सकता है, एंड फायर यानी कि उसको इंसिनरेशन किया जा सकता है। क्लियर? तो दीज आर द 3 चैप्टर्स। इसमें डिटेल में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन 4 मार्क में अपना रिप्रोडक्शन से आ सकता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये एनवायरमेंट से तो एक आता ही है, ओजोन का खास इसमें से कर लेने का। ठीक है।